चाइना के शॉलिन टेम्पल में युद्ध लड़ने की एक ऐसी कला सिखाई जाती है जिसे कहा जाता है कुंग फू। जिस कला में महारत हासिल करने वालों को ही शॉलिन मॉन्क कहा जाता है। शॉलिन मॉन्क में लड़ने की ऐसी कलाएं होती हैं कि ये हज़ारों इंसान से अकेले ही लड़कर उसे मात दे सकता है। शॉलिन मॉन्क के जिस्म का एक एक हिस्सा इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि अगर दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकतवर इंसान अपनी पूरी ताकत से इसके प्राइवेट पार्ट पर मारे फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखने में भले ही एक इंसान जैसा दिखता है मगर दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस कला की ताकत और खूबियों के बारे में सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर इस ज़बरदस्त टेक्निक और कला के ईजाद करने वाले महान व्यक्ति का नाम क्या है। दोस्तों, भले ही आज हमें और आपको ये सुनने को मिलता है कि मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी कलाएं चीन और जापान जैसे मुल्कों की देन है, लेकिन इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका हैरान होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस वीडियो में हम भारत के उस महान योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिस महान योद्धा की ताकत और कलाओं पर एक भारतीय होने के नाते हम जितना भी गर्व करें ये शायद कम होगा। जिस भारतीय महान योद्धा ने मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी तमाम कलाएं चीन से लेकर जापान तक फैला दिया, लेकिन अफसोस कि आज उस महान योद्धा का नाम भारत के इतिहास के पन्नों से लगभग ख़त्म हो चुका है। तो आखिर कौन है ये महान योद्धा, कहानी में डिटेल्स में बताएंगे, मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बौद्धि धर्मन, जी हाँ, उसी महान योद्धा का नाम है बौद्धि धर्मन। बौद्धि धर्म बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। बौद्धि धर्म का जन्म भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वो कांचीपुरम के राजा सौगंध के तीसरे पुत्र थे। राजघराने में पैदा होने की वजह से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर बौद्धि धर्म चाहते तो पूरी जिंदगी बगैर काम धंधा किए ऐशो इशरत से गुजार सकते थे, मगर उनकी मंशा कुछ और ही थी। कहते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही राजपाट को छोड़ दिया, जिसके बाद ये शिक्षुक बन गए और सिर्फ 22 साल की उम्र में ही उन्होंने संबोधि यानी मोक्षी की पहली अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा जो भारत के असली हीरो थे, और उन्हीं हीरो में से एक महान हीरो बौद्धि धर्म भी थे। जो बौद्धि धर्म को नहीं जानता वो मार्शल आर्ट जैसी कला के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी कलाएं बौद्धि धर्मन ने ही सिखाया था। कहते हैं कि बौद्धि धर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू में करने की सारी कलाएं जानते थे। आयुर्वेद और मार्शल आर्ट जैसी कलाएं पूरी तरह से सीख लेने के बाद उनके गुरु ने इसके प्रचार प्रसार के लिए बौद्धि धर्म को चीन भेज दिया। महीनों की कठिन सफ़र के बाद बौद्धि धर्म चीन के नानकिंग गांव में पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के ज्योतिषियों ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बौद्धि धर्म जैसे ही गांव में पहुंचे, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। लोगों ने सोचा कि ज्योतिषी द्वारा बताया जाने वाला संकट शायद यही साधु है, और सिर्फ शक की बुनियाद पर गाँव वालों ने बौद्धि धर्म को गाँव से भगा दिया। बौद्धि धर्म गांव के बाहर ही रहने लगे। गांव वालों ने सोचा गांव से अब संकट खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि असल संकट तो अभी जानलेवा महामारी की शक्ल में आने ही वाला है। और फिर ऐसी महामारी आई कि गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव के लोग महामारी से जूझ रहे लोगों को गांव से बाहर करने लगे ताकि दूसरे लोग भी बीमार न पड़ जाए, मगर सब बेकार, क्योंकि गाँव वालों की लाख कोशिशों के बाद भी महामारी और बढ़ती गई। बौद्धि धर्म आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी माहिर थे। उन्होंने इस नाजुक हालात को देखते हुए अपना इलाज शुरू कर दिया और उनके इलाज से लोग ठीक ठाक भी होने लगे, और इस तरह बौद्धि धर्म की कोशिशों से हज़ारों लोगों की जान बच गई। गांव के लोगों ने जिसे संकट समझा था वही गांव वाले कहने लगे कि ये आदमी हमारे लिए संकट नहीं, संकट हर्ता के रूप में आया है। तभी से गांव के लोगों में बौद्धि धर्म की काफ़ी इज्जत और मकाम बन गया। फिर गांव वालों ने माफ़ी मांगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने गांव में ले गए। बौद्धि धर्म ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने के कामों पर लगा दिया, और इस तरह उन्होंने गांव में जड़ी बूटी उपलब्ध कराकर गांव के लोगों को एक बड़ी महामारी से बचा लिया। लेकिन इस संकट के खत्म होते ही गांव वालों पर एक और बड़ी संकट आ गई। कहते हैं कि लुटेरों और डाकुओं की एक फौज ने गांव वालों पर हमला कर दिया और उन लुटेरों ने गांव के लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया।
गांव वाले तो यही समझ रहे थे कि बौद्धि धर्म सिर्फ जड़ी बूटियों में ही माहिर हैं, इस मामले में वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिसको वो एक सीधा साधा आम इंसान समझ रहे थे, वो तो एक महान योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जो लड़ने की सारी कलाएं जानता था, जो हज़ारों लोगों से लड़ने की ताकत रखता था। कहते हैं कि गांव वालों के कत्लेआम को देखते ही बौद्धि धर्म मैदान में कूद पड़े, फिर अपनी मार्शल आर्ट कला के ऐसे जौहर दिखाए कि लुटेरे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। सैकड़ों लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। बचे हुए लुटेरे उनके लड़ने के तरीके और कला को ही देखकर खौफ के मारे भाग गए। गांव वाले टुकटुकी बांधे अपनी आंखों से इस नाकाबिले यकीन मंजर को देखते रहे। गांव वालों की मानो पांव तले से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि चीन के लोगों ने ऐसी युद्ध कभी नहीं देखी थी। और फिर गांव वालों को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। तब से गांव वालों की नज़र में बौद्धि धर्म की कदर व कीमत और बढ़ गई। बौद्धि धर्म ने गांव के लोगों को उनकी रक्षा के लिए अपनी सारी कलाएं सिखा दी। गांव वाले भी बौद्धि धर्म को काफ़ी प्यार करने लगे, उन्हें प्यार से धापू कहकर बुलाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सालों बाद जब बौद्धि धर्म ने भारत जाने की बात बताई, तो वहाँ के ज्योतिषियों ने गांव पर एक और संकट आने की भविष्यवाणी कर दी। और गांव वालों ने मिलकर एक फैसला लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बौद्धि धर्म को हर हाल में यहाँ रोकना होगा। अगर वो रुकने से इनकार करते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती रोकना होगा, जिंदा हो या मुर्दा, पर उन्हें रोकना ही होगा। गांव वालों को पता था कि वो बौद्धि धर्म से लड़ नहीं सकते, इसलिए गांव वालों ने उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बौद्धि धर्म को ये बात मालूम हो गई। बौद्धि धर्म ने गांव वालों से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? जिसके जवाब में गांव वालों ने कहा कि हमारे ज्योतिषी के अनुसार अगर आपके शरीर को इसी गांव में दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के लिए संकट से मुक्त हो जाएगा। बौद्धि धर्म ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। बौद्धि धर्म ने गांव वालों की इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने वो जहरीला खाना खाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। उस महान योद्धा की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अफसोस आज हमारे भारत के लोग उस महान योद्धा को भूल गए। उस महान योद्धा की चीन और जापान में पूजा की जाती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक कराटा शाओलिन मोंग को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? कहते हैं कि महज 3 साल की उम्र से ही बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। बचपन से ही उन बच्चों को कठिन और मुश्किल से मुश्किल अभ्यास कराया जाता है, ताकि बड़े होकर ये बगैर किसी परेशानी के मुश्किलों का सामना कर सके। उनके शरीर को इतना लचीला बना दिया जाता है कि ये जिस तरह चाहे अपने शरीर के एक एक अंग को मोड़कर दुश्मन पर हमला कर सकता है। शाओलिन मोंग के जिस्म का कोई भी हिस्सा कमज़ोर नहीं होता। शाओलिन मोंग अपने प्राइवेट पार्ट को इतना मजबूत बना लेता है कि पत्थर और लाठी को पूरी ताकत से मारने पर भी उनके प्राइवेट पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओलिन मोंग की ट्रेनिंग करने वालों को एक बात का खास ध्यान रखना होता है, और वो ये कि उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा कमज़ोर ना हो। और इसी वजह से उनके जिस्म के हर हिस्से पर पहले हल्की हल्की चोट और फिर लाठी और पत्थर से मार मार कर लोहे की तरह मजबूत बना दिया जाता है, जिसके बाद उनके जिस्म पर लोहे और पत्थर से मारने के बाद भी उन्हें दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता। शाओलिन मोंग की उंगलियां इतनी मजबूत होती हैं कि ये अपने दोनों हाथों की सिर्फ एक एक उंगली के सहारे उल्टे खड़े हो जाते हैं। ये अपनी उंगलियों से मजबूत दरख्तों में भी छेद कर देते हैं। इनके जिस्म के नाजुक से नाजुक अंग भी इतने मजबूत होते हैं कि उन नाजुक अंगों पर लाठी और पत्थर का कोई असर नहीं होता। दोस्तों, एक आम इंसान का सर और गला इतना नाजुक हिस्सा होता है जिसमें हल्की सी चोट आने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मोंग के गले और सर पर बड़े से बड़े पत्थर और लाठी मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपके मन में ये चल रहा है कि इस ज़माने में गोली और बंदूक से लड़ाई होती है तो फिर इतनी मेहनत क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शाओलिन मोंग को आखिर में हथियारों की भी ट्रेनिंग दी जाती है, मगर ये हथियार गोली और बंदूक वाला नहीं होता। जिन हथियारों के ज़रिए ये सैकड़ों गोली और बंदूक वाले इंसान को हरा सकता है, और इस तरह तैयार होता है दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक कराटा शाओलिन मोंग और उनके ईजाद करने वाले की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना